गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑक्सफोर्ड क्लासेज में आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित तीसरे पोर्शन की बात करेंगे। अर्थात पहले वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रवाद क्या है इसको सीखा था। दूसरे वीडियो में राष्ट्रवाद के क्या कारण है उसको हम लोगों ने देखा था। आइए फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। राष्ट्रवाद में हम लोगों ने देखा था दो भागों में बांटकर कि एक तो अंग्रेजों के द्वारा जो विकास किया गया वह विकास कारण बना भारत में राष्ट्रवाद का। दूसरा जो परिवर्तन किए गए अंग्रेजों के द्वारा ये परिवर्तन भी कारण बना भारत में राष्ट्रवाद के विकास में। अब परिवर्तन में हम लोग देख रहे थे कि राजनैतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, भौगोलिक परिवर्तन। राजनीतिक परिवर्तन में हम लोग सीखे थे पिछली वीडियो में कि 9 सन हम लोग याद किए थे। जो 5 सन 1850 के बाद था और 4 सन 1900 के बाद था। 1850 के बाद जो सन थे वो 1858 थे, 1820 वर्ष बाद थे 78 थे, 1800 साल भर बाद 79 थे, 1883 थे और 1889 थे। ये 5 जो सन थे ये रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा से संबंधित था। ये 1878 जो सन था ये 20 वर्ष बाद वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से था और साल भर बाद आर्म्स एक्ट से संबंधित था और 1883 लिबर्ट बिल से संबंधित था और 1899 ये कलकत्ता कारपोरेशन से संबंधित था। अब इधर 1900 के बाद 4 सन हम लोग पढ़े थे। 1904, 1905, 1907, 1910। ये जो हम लोग पढ़े थे 1904 ये विश्वविद्यालय अधिनियम से संबंधित था। 1905 बंगाल विभाजन से संबंधित था। 1907 बताया भी था 700 से आता है और 100 से सभा यानी देशद्रोही सभा अधिनियम से था। और 1910 बताया था इंडियन मतलब इंडियन प्रेस एक्ट से संबंधित था। हम लोगों ने राजनीतिक कारणों को खूब अच्छे ढंग से सीख लिया था। अब हम लोग आर्थिक कारणों के बारे में विवेचना करते हैं कि आखिर वैसी कौन सी आर्थिक नीतियों में अंग्रेजों के द्वारा परिवर्तन किए गए जिससे भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हुआ, भारतीयों का शोषण हुआ और राष्ट्रवादी भावना प्रबल हुई, यानी राष्ट्रवाद का भारत में उदय हुआ। अब सीखते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी आर्थिक परिस्थितियां थी, कौन सी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन
अंग्रेजों के द्वारा किए गए, जिनके चलते क्या किया गया, राष्ट्रवाद का विकास हुआ या भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आर्थिक कारणों को समझने के लिए हम लोगों को 3 शब्दों पर ध्यान देना होगा। पहला शब्द किसान से संबंधित है, किसान, और दूसरा शब्द क से किसान है, और दूसरा शब्द कामगार से संबंधित था, कामगार। तो आपको याद रखने में आसानी होगी कि पहला जो ये आर्थिक परिवर्तन में हम लोग सीख रहे हैं, आर्थिक कारण में सीख रहे हैं, परिवर्तन में सीख रहे हैं, यानी सरकार के द्वारा आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया गया। तो इसमें 3 शब्दों के माध्यम से हम लोग आर्थिक परिवर्तन को सीख रहे हैं। इसमें से एक परिवर्तन किसान से संबंधित है, दूसरा परिवर्तन कामगार से संबंधित है, और तीसरा परिवर्तन योजना से संबंधित है, प्लानिंग से संबंधित है। तीसरा जो है ये योजना से संबंधित है। किसान जो है वो कृषि से जुड़ा हुआ है, इसीलिए किसान के जगह पर आप कृषि शब्द को भी ले सकते हैं। कामगार जो शब्द है ये उद्योग में काम करते हैं, मजदूर होते हैं, तो कामगार को आप उद्योग से जोड़ सकते हैं, या इसके जगह पर, कामगार के जगह पर आप उद्योग शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। योजना आप समझ ही रहे हैं, प्लानिंग करना। अब आइए इसमें से एक एक शब्दों की हम लोग विवेचना करते हैं। अब आर्थिक कारण को यदि समझना होगा तो हम लोगों को 3 शब्दों पर ध्यान देना होगा। कौन कौन 3 शब्द? का किसान, क से किसान है, क से कामगार है, और योजना। और किसान भूल जाते हैं तो कृषि, और कामगार उद्योग से संबंधित है, और एक योजना। अब कृषि से संबंधित एक यहाँ पर लिख रहे हैं, कृषि से संबंधित या किसान आप कहें, किसान से संबंधित कहें या कृषि से संबंधित कहें, किसान या कृषि से संबंधित जो था वो अस्थाई बंदोबस्त था। क्या था? अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। उसी तरह से कामगार जो देख रहे हैं या उद्योग देख रहे हैं, इससे संबंधित जो था कामगार या उद्योग, इससे संबंधित आयात कर को लेकर था, आयात कर। और तीसरा जो आप देख रहे हैं योजना, योजना, इससे जो था वो बारंबारता से संबंधित था, बारंबारता। अब समझने की कोशिश करते हैं। किसान किससे संबंधित हो गए? कृषि से संबंधित। और कौन सी नीति परिवर्तन की गई? अस्थाई बंदोबस्त। उसी तरह से कामगार जो शब्द है ये उद्योगों से संबंधित है, उद्योग में काम करने वाले मजदूरों से संबंधित है। और इससे कौन सी नीति परिवर्तन की गई? आयात कर। और योजना से संबंधित कौन सी नीति अपनाई गई? बारंबारता। अब समझते हैं तीनों के बारे में, तीनों के बारे में विवेचना करते हैं, इसको सीखने की कोशिश करते हैं। अस्थाई बंदोबस्त में क्या था कि ब्रिटिश सरकार एक ऐसी नीति बनाई, आर्थिक नीति बनाई, जो चाहती थी कि अधिक से अधिक कर की उगाही करे। अधिक से अधिक कर की उगाही करने के लिए वो अस्थाई बंदोबस्त बनाए। अब ये क्या की कि जितने भी किसान थे सभी किसानों से वे टैक्स लेना शुरू, कर लेना शुरू की। अब तो क्षेत्र कर लेना शुरू की। अब ये कर ब्रिटिश सरकार
प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से कर को लेने में असमर्थ थे। कारण ये होता था कि बहुत किसानों का फसल जो है वो अधिक नहीं उपज पाता था, तो ये किसान कर को देने में असमर्थ होते थे। तो ऐसा हो सकता था कि अंग्रेजों और किसानों के बीच एक आंदोलन का रूप बन जाए। इसीलिए अंग्रेज इसमें क्या किए, वे तो चाहते थे कर की उगाही करना, तो वे क्या किए, एक नीति बनाए कि ये जो कर था एक बिचौलिया माध्यम को खोजने लगे, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगे जो उन किसानों के पास रहता हो और जिसके पास अच्छा पैसा हो, आर्थिक रूप से संपन्न हो। तो वे चाहते थे कि एक ऐसा बिचौलिया मिल जाए, एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिससे वे अपना टैक्स कर फिक्स कर ले और उससे अपना कर लेते रहे, और उस व्यक्ति को, उस बिचौलिए व्यक्ति को उन किसानों से कर लेने के लिए, टैक्स लेने के लिए अधिकार देते। और अंग्रेजों ने ऐसा ही किया। वे क्या किया कि एक बिचौलिया व्यक्ति को बीच में ला दिया। किसान और ब्रिटिश सरकार के बीच में एक बिचौलिया व्यक्ति आ गया। ऐसा व्यक्ति, बिचौलिया व्यक्ति। ये बिचौलिया व्यक्ति क्या करेगा, किसानों से टैक्स लेगा और ब्रिटिश सरकार को देगा। इस बिचौलिए व्यक्ति का नाम जमींदार पड़ा। जमींदार। अब क्या करती थी ब्रिटिश सरकार, जमींदार से एक फिक्स रकम, अस्थाई रकम लेती थी, और ये जमींदार जितने पैसे सरकार को, ब्रिटिश सरकार को देते थे, उससे अधिक पैसे किसान से वसूल करते थे, और जो पैसे शेष बचते थे ये जमींदार अपने पास उन पैसों को रख लेते थे। इससे जमींदारों की भी आमदनी होने लगी। ये भी जमींदार किसानों का अधिक से अधिक शोषण करने लगे। एक तरफ तो ब्रिटिश सरकार ऐसी नीति बनाकर किसानों का शोषण कर ही रही थी, अब एक और शोषणकर्ता बीच में बिचौलिया जमींदार को भी पैदा कर दिया। अब ये क्या होता था कि ये जमींदार वो अधिक से अधिक किसानों से कर वसूल करना शुरू करता था। मान लेते हैं ब्रिटिश सरकार को इस जमींदार को 5 रुपये देने हैं। अब 5 रुपये देने के लिए ये जमींदार सोचता था कि हर परिस्थिति में हम 5 रुपये से अधिक टैक्स कर वसूले, 6 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जितना अधिक हो सके। यहाँ तक जो किसान जमींदारों को टैक्स या कर देने से मनाही करते थे या असमर्थता जाहिर करते थे, उनकी जमीन ही ये जमींदार हड़प लिया करते थे। इसलिए जमींदारों के पास बहुत अधिक जमीन भी हुआ करती थी। ये किसानों से जमीन हड़पते भी थे। तो इसलिए ये क्या करते थे, मान लेते हैं 100 रुपया ये किसान से वसूल किए और इसमें से 5 रुपया ब्रिटिश सरकार को दे दिए, जो फिक्स होता था, अस्थाई होता था, और 95 रुपया अपने पास रख लेते थे। अब आप समझिए, देखिए यहाँ पर किसानों का किस तरह से शोषण हो रहा है। तो ये जो नीति बनी, उसी नीति को हम लोग कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त नीति। अर्थात अस्थाई बंदोबस्त नीति ब्रिटिश नीति थी, जो ऐसा था कि ये जमींदार से एक फिक्स राशि, एक अस्थाई राशि वसूलते थे और जमींदार बदले में किसानों से अधिक लगान कहें, टैक्स कहें या कर कहें, उसकी उगाही करते थे। इससे किसानों का दिन प्रतिदिन शोषण होना शुरू हो गया और ये किसान इस जमींदार से बचकर ब्रिटिश सरकार के पास जाते भी थे अपने दुख दर्द को सुनाने के लिए। तो ब्रिटिश सरकार कहती थी कि आप नकदी फसलें उपजाया कीजिए जिससे आपको लाभ होगा। नकदी फसलें में कपास, नील ये उपजाने की राय देते थे। लेकिन इन कपास और नील की खेती उत्पन्न करने के बाद
किसानों से खरीदने वाला केवल ब्रिटिश कंपनियां ही हुआ करती थी, तो उनका मूल्य और भी कम मिलता था। इससे किसानों को और भी अधिक शोषण का सामना करना पड़ता था। तो कुल मिलाकर किसानों का इससे, इस आर्थिक नीति से बहुत अधिक नुकसान हुआ। इसीलिए किसान इस ब्रिटिश सरकार से आंदोलन करने लगे, एकजुट होने लगे, एक क्षेत्रीय भावना उत्पन्न होने लगी, जो राष्ट्रवाद का कारण बना। उम्मीद करते हैं यह स्थायी बंदोबस्त आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कामगार, कामगार जो है ये मजदूर हुआ करते थे, जो कहाँ काम करते थे, उद्योगों में काम कर रहे होते थे। अब सरकार इसमें ऐसी नीति बनाई आयात कर से संबंधित। आयात कर किसे कहते हैं? मान लेते हैं कोई देश है, कोई क्षेत्र है, मान लेते हैं ये भारत देश है और ये ब्रिटेन है। तो यहाँ से जो वस्तुएं ये खरीद रहा है भारत, यहाँ ला रहा है, इसी को आयात कहते हैं। तो भारत में जो भी कपास का उत्पादन होता था, नील का उत्पादन होता था, ये किसान उपजाते थे और कम दाम में ब्रिटिश सरकार, कंपनियां इसको खरीदती थी और भेज देती थी ब्रिटेन में। ब्रिटेन में उद्योग धंधे होते थे, उससे सूती वस्त्र बनते थे, कपड़े बनते थे और वहां से ये फिर पुनः भेजती थी भारत में, और भारत में ये सब सूती वस्त्रों की बिक्री होती थी, बेचा जाता था। अब देखिए यहाँ पर भारत में ब्रिटिश सरकार कंपनियों को बढ़ावा नहीं दे रही थी, उद्योगों को बढ़ावा नहीं दे रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से जो वस्तुएं, जैसे सूती वस्त्र हुआ, कपड़ा हुआ, ये सब चीजें यहाँ से आ रही थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक ऐसा आर्थिक परिवर्तन किया कि आयात कर को हटा दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1882 ईस्वी में, ये सन काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, सूती वस्त्र जो ब्रिटेन से बनकर भारत में आते थे, इस पे आयात कर को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। अब क्या हुआ कि ये परिवर्तन किया गया, आयात कर को हटा दिया गया। कब? 1882 में। किससे? सूती वस्त्र से। अब तो ब्रिटेन में जो सूती वस्त्र बनेंगे वो बिना टैक्स के करके आयात करके भारत में पहुंचेंगे, और भारत में वो सस्ते होंगे, भारतीय लोग उनको खरीदेंगे और इनकी बिक्री होगी, मुनाफा इनको होगी, और कम दाम पर ये ब्रिटेन पहुंच रहे हैं। लेकिन सोचिए दूसरी तरफ, ये बात सोचिए कि जो कामगार, जो मजदूर का उद्योगों में काम कर रहे हैं, उनकी तो कार्य दिवस कम होते जाएंगी, इन लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, ये लोग धीरे धीरे बेरोजगार होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उद्योग धंधे नहीं बन रहे हैं। और जो किसान, कामगार छोटे छोटे उद्योग धंधों में, कुटीर उद्योग धंधों में अपने सामानों को बनाते थे, बेचते थे, उन पे सरकार निर्यात कर अधिक लगा देती थी कि आप दूसरे देश में नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि टैक्स बहुत हो जाता था। तो जो ब्रिटेन से वस्त्र आते थे, उन पे आयात कर कम होने के चलते उनका बाजार में दाम कम होता था, और यहाँ से जो वस्तुएं बनकर अन्य क्षेत्रों में, देशों में जाती थी, उस पर सरकार निर्यात कर को प्रतिबंधित कर दी, अधिक से अधिक बढ़ा दी, ताकि यहाँ का प्रोडक्ट, सामान महंगी हो जाती थी। तो इस तरह से यहाँ जो उद्योग धंधे भारत में थे वो धीरे धीरे चौपट होना शुरू हो गए, और मजदूरों पर, कामगारों पर बहुत खराब प्रभाव पड़ा। इनका बेरोजगार हो जाना इस परिस्थिति में शुरू हो गया, यानी कामगार क्या हो गए, बेरोजगार होना शुरू हो गए, इनकी स्थिति खराब होने लगी। क्यों? क्योंकि ये नीति परिवर्तन करके आर्थिक कर को सरकार ने हटा दिया। तो ये भी कामगारों के लिए क्या हुआ, नुकसान हुआ, इनका जो रोजगार है वो छीन लिया गया। तो ये भी, जितने भी कुटीर उद्योगों में काम करने वाले कामगार होते थे, ये बेरोजगार होने लगे। अब ये लोग भी आंदोलन करना शुरू कर दिए। तो ये भी नीति परिवर्तन जो है वो भारतीयों को बहुत नुकसान पहुंचा है।
तो स्थायी बंदोबस्त एक ऐसी नीति परिवर्तन किया गया आर्थिक रूप से जो किसानों को परेशान किया, और दूसरा आयात कर को हटा देना, ये कामगारों को परेशान किया। तो भारत में जितने भी किसान थे, मजदूर थे, कामगार थे, सभी लोगों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होना शुरू हो गई। अब भारतीयों को लगने लगा कि हम लोग जो आंदोलन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कर रहे हैं वो बार बार असफल हो जा रही है। तो ये बार बार असफल हो जाना इन लोगों को मजबूर कर दिया कि एक रणनीति बनाने के लिए। इसलिए अब सभी भारतीय कामगार, किसान, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग सोच कर एक रणनीति बनाने लगे कि अब हम लोगों को अंग्रेजों से किस तरह से आंदोलन करना चाहिए, किस तरह से संगठन का निर्माण करना चाहिए, किस तरह से एक कुशल रणनीति बनानी चाहिए, किस तरह से हम लोगों को बार बार आंदोलन करना चाहिए, बार बार आंदोलन करना चाहिए, जिससे हम लोग इन नीतियों में परिवर्तन करा सके और इस खराब स्थिति, शोषण वाली स्थिति से बाहर आ सके। तो बार बार, बारंबारता का मतलब यहाँ है बार बार। तो 1857 के बाद आंदोलन इतने बार होना शुरू हो गए कि ब्रिटिश सरकार इससे परेशान होने लगी। कुछ उदाहरण स्वरूप जैसे पौना विद्रोह बार बार होना शुरू हो गया, या फिर कहिए 1857 का विद्रोह और नील से संबंधित विद्रोह, ये सब बार बार, इतने बार बार रणनीति के साथ और संगठन के साथ, नेतृत्वकर्ता के साथ आंदोलन होने शुरू हो गए कि ये आंदोलन आगे जाकर सफल होने लगे और राष्ट्रवादी भावना प्रबल हुई। चलिए, ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, सीखे होंगे इससे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक कारणों के बारे में विवेचना करेंगे। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करेंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब जरूर करें।